साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आप किसी पार्टी, किसी विचारधारा, किसी मानसिकता के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत कैसे भूल सकते हैं। एक तरफ जहां एक बेटी के साथ चार लोगों ने गैंगरेप किया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट दी गई। आपने कहा कि जीभ किसी हथियार से नहीं कटी थी, बल्कि दांत के नीचे दब करके कट गई थी। इसका मतलब पुलिस भी मान रही है कि उसका गला दबाने की कोशिश की गई थी। आपने कहा कि पुष्टि ये हुई है कि उसके साथ गैंगरेप नहीं हुआ है, लेकिन रेप का जो कानून में बदलाव हुआ था उसके हिसाब से अगर किसी के प्राइवेट पार्ट को टच किया जाता है तो भले ही स्पर्म ना निकले, लेकिन फिर भी उसको रेप की श्रेणी में माना जाता है। कानून के विद्वानों को, जानकारों को, बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि घूर कर देखना भी अपराध की श्रेणी में आ गया है। खैर, मैं बात इस पर कर रहा हूं कि नफरतवादी इस मानसिकता के हो गए हैं कि वो किसी भी तरीके से पार्टी के इतने गुलाम हैं कि जहां भी उनको लगता है कि उनकी पार्टी को नुकसान हो सकता है तो बजाय किसी पीड़ित पक्ष की चिंता किए कूंद पड़ते हैं, गलत सलत फोटो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, दुष्प्रचारित करते हैं। इसी तरह का हाथरस कांड में देखा गया। एक बात और आपके समझने की है कि विचारधारा को, यानी कि नफरतवादी विचारधारा को किसी जाति के बंधन में मत बांधिए, उसी तरीके से समाज को जोड़ने वाली विचारधारा को किसी जाति के बंधन में मत बांधिए। उदाहरण देता हूं, अरुण यादव बीजेपी आईटी सेल हरियाणा के अध्यक्ष हैं। यादव मतलब अहीर जाति से आते हैं। इन्होंने एक पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए बता रहे हैं कि पुलिस जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। 29-30 सितंबर की रात के दरमियान पीड़िता के परिवार वालों की मौजूदगी में ही अंतिम संस्कार करवाया गया था। यानी कि मेरे प्रिय योगी जी की पुलिस पर और सरकार पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि रात में 2:30 बजे शव को छीन करके अंतिम संस्कार किया गया था, ये सब मीडिया का प्रोपेगेंडा यानी कि झूठ है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, प्रशांत पटेल उमराव, ये अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बताते हैं, लेकिन आप इनकी पूरी फेसबुक पोस्ट देखिए तो बीजेपी आईटी सेल के नफरतवादियों और इनकी पोस्ट में कोई भी फर्क नहीं है। अरुण यादव से मैं चलो सहमत हो लेता हूं कि अरुण यादव बीजेपी आईटी सेल के हरियाणा के अध्यक्ष हैं तो अपनी पार्टी की गुलामी कर रहे हैं। प्रशांत पटेल उमराव जैसे लोग ज्यादा खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता बताते हैं और निष्पक्ष व्यक्ति बताते हैं। खुल करके आ जाएं, बीजेपी में पद ले लें, उसके अधिवक्ता प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं, कोई आपत्ति नहीं। लोगों को समझ में तो आएगा कि नफरत फैलाने वाला शख्स को आपको पटेल और उमराव यानी कि कुर्मी की नजर से नहीं देखना है, इस व्यक्ति को नफरतवादी की नजर से देखना है। तीसरा नाम बीजेपी महिला मोर्चा सोशल मीडिया इंचार्ज प्रीति गांधी। इन तमाम सारे लोगों ने वीडियो सर्कुलेट किया और यह बताने की कोशिश की कि उस दिन जो बुजुर्ग उस वीडियो में दिख रहे हैं वो उस पीड़िता के बाबा हैं, उसके चाचा दिख रहे हैं, उसके पिता दिख रहे हैं। नेशनल जनमत ने जब इसकी पड़ताल की तो स्थिति कुछ और ही निकल करके आई। अब मैं इन नफरतवादियों से पूछना चाहता हूं, इन बड़े बड़े धुरंधरों से, कि नेशनल जनमत की बात को गलत साबित कर करके दिखाएं। मैं बताऊंगा कि वो बुजुर्ग कौन थे, लेकिन उससे पहले पीड़िता की भाभी ने नेटवर्क 18 चैनल को एक बाइट दी थी, वो बाइट सुन लीजिए। द्वारा जारी किया गया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि परिवार के ही 2 लोग अंतिम संस्कार करा रहे हैं वहाँ मौके पे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ हो चुका है ना, तो ये किसी दूसरे को लाके वहाँ खड़ा कर दिया गया, वीडियो बना रखी है ताकि ये लोग देखे, ये सोचे कि परिवार के कोई लोग। हम लोग तो इन लोगों ने मारपीट की है ना, उस डर से हम लोग गेट के अंदर थे सारे लोग। किसने मारपीट की थी? पुलिस वालों ने की है, लेडीज पुलिस ने। लेडीजों की तो बहुत हाल की है, उठा उठा के कांटों में फेंके हम लोगों को। ये बताइए, ये जो बताया जा रहा है कि वो जो वीडियो है उसमें लड़की के फादर खड़े हैं वहाँ पे और भाई खड़े हैं, क्या कहना है आपका उसमें? नहीं, पापा इस हालत में थे, यहाँ 4 भाई पर डाल रखे थे, जो वो बोलने की स्थिति में ही नहीं थे, जाने की तो आपके परिवार से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं वो जो लोग हैं किसी भी तरह का? नहीं, आप उनको नहीं जानते? मैं नहीं जानती। आपने वीडियो देखा है वो? हाँ, देखा है उनके। इस बाइट को सुनने और देखने के बाद निश्चित तौर पर मुझे तकलीफ हुई कि एक परिवार को यह भी इजाजत नहीं है कि वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार अपनी इच्छा के अनुसार कर सके। लेकिन दूसरी तकलीफ हुई, इस बाइट में आप भाभी का चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए नहीं देख पा रहे हैं कि यही हिंदू संस्कृति है। इस संस्कृति के हिसाब से आप पीड़ित हो जाएं, लेकिन अपने आंसुओं को आपको घूंघट के नीचे दबा करके रखना है। पीड़िता की मां की बाइट आप देखेंगे, चेहरा नहीं देख पाएंगे। इसी संस्कृति का हमें विरोध करना है। हमें इस दकियानूसी और स्त्री विरोधी संस्कृति का भी विरोध करना है।
खैर, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अब आपको सुनवा देता हूं लड़की के भाई की बाइट जो उसने CNN न्यूज की रिपोर्टर को दी है। उसमें स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि हमारे पूरे परिवार को बंधक बना लिया था, हम लोग रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, पैरों में पड़े रहे कि किसी तरह से हमारी बहन का शव हमें मिल जाए, लेकिन नहीं दिया गया। हमारे पूरे परिवार को घर के अंदर ठूंस दिया गया था। बयान सुनिए। उनका क्रिमेशन हुआ, जब अंतिम जो हुआ उसमें क्या परिवार से कोई था? नहीं था कोई भी। मैं साथ था जब डेड बॉडी, जब हम वहाँ से, वो तो डेड बॉडी दिन में ही आ गई थी, हमारे बिना परमिशन के उन्होंने भेज दी। ना ही हमको पता चला। वहाँ पे गुमराह कर रहे हम लोगों को। वहाँ पे कह रहे कोई है वो डेड बॉडी, कोई कह रहा है यहाँ से जा चुकी है। तो रात को हम 11:30 बजे करीब वहाँ से निकल लिए, तो यहाँ पे हम आ गए 2 बजे करीब आ गए। आपके साथ कौन था? पापा थे मेरे साथ और चंद्रशेखर भैया थे। उन लोगों को तो जीवट। अब वो हमसे बोल रहे हैं DM साहब के, देखिए आप इस चीज़ में क्यों करवा रहे हो, राजनीति क्यों करवा रहे हो, आपको यहीं रहना है। और आप हमसे ये कब बोला DM साहब? ये रात बोला है ये हमसे, कह रहे आप ऐसा क्यों करवा रहे हो, आप लड़की की डेड बॉडी को ऐसा क्यों करवा रहे हो, और जल्दी से अब जाके और चुपचाप वो उसके अंतिम संस्कार करवा दीजिए। इन नफरतवादियों के मुंह पर तमाचा जड़ने के लिए और सबूतों की जरूरत है। एक सबूत और देता हूं। NDTV के रिपोर्टर से रात में ही उसके पीड़िता के परिवार के लोगों ने बात की। आप सुनिए और सुनने के साथ देखिए। उनको चैनल के अंदर बंद कर गए थे पुलिस वाले। इसके बाद 3 ऐसे लोगों को जिनका इनके परिवार से ताल्लुक ही नहीं था, उन लोगों को बुला करके उनके सामने अंतिम संस्कार करवाया जाता है, वीडियो बनवाया जाता है, सहमति में सिर हिलवाया जाता है। लेकिन उसकी कहानी क्या है वो बताऊंगा। NDTV के रिपोर्टर को दिया हुआ इंटरव्यू देखिए। पहुंचा है और हमारे हाथ में डेड बॉडी भी नहीं दी जा रही है लड़की की। वो कर रहे हैं, सब पुलिस वाले ही कर रहे हैं, जैसे मनमानी चला रहे हैं अपनी, पुलिस वाले ही चला रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं करने दे रहे हैं। तो जैसे मेरी उनके पिताजी से भी बात हुई थी, वो कह रहे थे मैं अपने रिश्तेदारों से सलाह करना चाहता हूँ, तो हाँ। वो हुई थी बात, तो उसके बाद उन्हीं का फैसला था फिर आखिरकार? उन्हीं का फैसला है। वो ये कह रहे हैं, पिताजी ने सभी रिश्तेदारों से बात करके उन्होंने ये कहा है कि हम सभी अपने जो मतलब है कि रिलेशन वाले हैं सभी को बुला के सुबह हम इसका अंतिम संस्कार करेंगे पूरे कार्यक्रम से। ये है सर। अच्छा। और पुलिस वाले हैं कि वो न डेड बॉडी को दे रहे हैं और ना वो कुछ कर रहे हैं, अपनी केवल मनमानियां कर रहा है प्रशासन। हमारे साथ में कोई भी कैसी इंसाफ की बात हो नहीं रही है, सीधी सी बात है। इन तमाम सारी चीजों के बीच में हाथरस के DM प्रवीण कुमार का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं पीड़ित पक्ष से कि आप बार बार बयान मत बदलिए, मीडिया तो आज है कल चली जाएगी, हम ही को आपके सामने रहना है। आपको बयान सुनने में खराब भले ही लग रहा हो, लेकिन ये कड़वी हकीकत और सच्चाई है। कुछ दिन तक तो मीडिया कवरेज करेगी, कुछ दिन तक तो बड़े बड़े नेता चक्कर लगाएंगे, बाद में इस परिवार को उसके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। इसके लिए जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी तमाम सामाजिक संगठन को। जब तक इस पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल जाता तब तक उनके साथ में खड़ा होना पड़ेगा। वरना प्रवीण कुमार आज DM है, कोई DM होता, सरकार जो कहती DM को उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। कोई भी हो, कितना भी धुरंधर हो, कितना भी बड़ा क्रांतिकारी हो, वो सरकार के हिसाब से ही काम करेगा। इसलिए क्योंकि IAS का मतलब लोग समझते हैं कि उसको DM की कुर्सी मिली रहे। खैर, प्रवीण कुमार नहीं होते, कोई और होता। लेकिन इनके बयान को जिस तरीके से प्रसारित करने की कोशिश की जा रही है, DM ने इतनी खराब तरीके से कोई बात भी नहीं कही है। हाँ, इतना जरूर है कि DM ने इस बात को लेकर के इन तमाम सारे बयानों को देखने के बाद ये समझ में आता है कि ये झूठ बोला है कि हमने पीड़ित पक्ष की अनुमति से ही रात में उनका अंतिम संस्कार किया था। इस वजह से, क्योंकि जो वीडियो दिखाया जा रहा है उस वीडियो में जिस शख्स को लोग बाबा बता रहे हैं, इसके परिवार का साफ साफ बताना है कि पीड़िता के बाबा यानी कि पिता के भाई को बाबा बोला जाता है। उनकी मौत 2016 में ही हो गई थी, मतलब वो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। तो जिस व्यक्ति को बाबा बताया जा रहा है वो कौन है? उस वीडियो में 6 मिनट का म्यूट कर दिया गया है, क्योंकि उस शख्स से पूछा गया आप बाबा हैं, वो ठीक से सुन भी नहीं पा रहा है, उससे सिर हिलवा दिया जाता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है हाँ ये बाबा हैं। इसके बाद उसी वीडियो में आगे दिखाया जाता है कि ये 3 लोग जिनको उनके परिवार का शख्स बताया जा रहा है, इनके परिवार के लोग स्पष्ट तौर पर डिनाई कर चुके हैं कि हमारे दूर दूर के घर परिवार नाते रिश्तेदारी से इन तीनों लोगों का कोई लेना देना नहीं है। सोचिए कितनी नफरत परोसी गई, कितना झूठ बयान दिए गए, किस तरीके से साबित करने की कोशिश की गई कि पीड़िता का परिवार ही बार बार झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है।
तमाम सारे बयान जो सामने आ रहे हैं गैंगरेप को लेकर के, मैं एक बारगी आपके सारे बयानों को मान लेता हूं, लेकिन ये सच्चाई झुटला देंगे क्या कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी थी? ये सच्चाई झुटला देंगे क्या कि वो पीड़िता 9 दिन तक कोमा में थी? ये सच्चाई झुटला देंगे क्या कि घटना के 15 दिन बाद उस बेटी की मौत हो जाती है? क्या इन सारी चीज़ों को झुटला पाएंगे? अगर उस लड़की के साथ ले जाकर के कुछ भी गलत किया गया, मैं आपकी बात मानता हूं आपके शब्दों में, हालांकि कानून के शब्दों में ये रेप ही है, लेकिन फिर भी पुलिस और सरकार के शब्दों में मैं मान लेता हूं कि गैंगरेप की नीयत से नहीं ले गए थे। तो क्या किसी लड़की के साथ इतनी बुरी तरीके से उसको मारना पीटना कि उसकी जान तक चली जाए, ये कोई बड़ा क्राइम और बड़ा अपराध नहीं है? योगी जी, आपका रासू का केवल धर्म और जाति देख करके लगता है क्या? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लोग ऐसा कह रहे हैं कि चारों आरोपी आपके जाति के हैं। इससे पहले अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मायावती जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उस समय यही तथाकथित सवर्ण घोर जातिवादी मीडिया खूब हल्ला मचाया करता था। अगर यादव जाति का कोई व्यक्ति अपराधी निकल जाए, सीएम की जाति से जोड़ देते थे, कोई जाटव निकल जाए तो मायावती की जाति से जोड़ देते थे। तो अब आखिर ये मीडिया कब इस सरकार को जातिवादी बताएगा? कब उत्तर प्रदेश में जंगल राज बता करके बड़ी बड़ी हेडिंग लगाएगा? कब कहेगा कि आखिर ये प्रदेश रेप प्रदेश बन गया है? देश को बांटने की कोशिश में लगे नफरतवादियों, जरा इस परिवार का उस रात का वीडियो देखो, किस तरीके से भय से कांप रहा था, हाथ पैर जोड़ रहा था, एम्बुलेंस के आगे लेट गया था कि हमें हमारी बेटी का अंतिम संस्कार कर लेने दो। धर्म के ठेकेदारों, तुम ही कहते हो कि हमारे लिए हिंदू धर्म की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण काम है, तो आपकी सरकारों में तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट के मुख्यमंत्री रहते हुए क्यों रात्रि में उस बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया? जरा वीडियो देखिए। वीडियो देख रहे हैं किस तरीके से वो परिवार बेबस और लाचार है, उसको घर में ठूंस दिया गया। इसके बाद जहां शव को फूंका जा रहा था, ये अंतिम संस्कार नहीं है, पुलिस ने शव को फूंका है, वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, हाथों वाली बैरिकेडिंग, मतलब मानव श्रृंखला बना दी। मीडिया को भी घुसने से मना कर दिया गया और एन केन प्रकारेण रात में ही उस शव को फूंक दिया गया। इस मामले में चंद्रशेखर आज़ाद ने जो भूमिका निभाई उसकी सराहना करनी चाहिए। निश्चित तौर पर इस तरीके से अगर कोई सियासतदान भी आगे आता है तो उसकी सराहना इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उससे तमाम सारे विपक्षी दलों को जागने में मदद मिलती है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सड़क पर उतरे, उनका भी इस बात को समर्थन करना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती और बेहतरी इसी में है कि विपक्ष जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के लगातार सामने आए। समाजवादी पार्टी के मुखिया खुद सीधे तौर पर सड़क पर उतरते नहीं दिखे, अमूमन नहीं भी उतरते हैं, लेकिन उनकी पार्टी की भूमिका कम से कम इस मामले में काफ़ी हद तक ठीक थी। उनके कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करते हैं, इसमें भी प्रदर्शन किया। अखिलेश जी की तरफ से एक टीम बना करके जरूर भेज दी गई है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ट्वीट से ही काम चला रही हैं। तमाम सारे सामाजिक संगठन, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले सामाजिक संगठन के लोग ही थे, किसी पार्टी के नहीं थे। सरदार सेना के लोगों ने प्रदर्शन किया। देश भर में तमाम सारे सामाजिक संगठन जो पिछड़े और दलित वर्ग के थे, ये एक सकारात्मक तौर पर आप देख सकते हैं कि इस आंदोलन को जाति तक बहुजन समाज के लोगों ने सीमित नहीं रखा। जाति के खांचे और दायरे से बाहर निकल करके विभिन्न संगठनों ने आगे बढ़ करके प्रदर्शन किया, फेसबुक पर लिखा, सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया। अभी भी ज़रूरत है तमाम सारे सामाजिक संगठनों को, क्योंकि कुछ दिन बाद मीडिया खामोश हो जाएगा, नेता लोग खामोश हो जाएंगे, लेकिन सामाजिक संगठनों को की ये जिम्मेदारी है कि इस न्याय की लड़ाई को अंतिम तक ले जाना है। सीमा कुशवाहा जी जो इस बेटी से मिलने के लिए जा रही थी, उनको भी मिलने नहीं दिया गया। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट तक वो ये लड़ाई लड़ेंगी। हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो पीड़िता के न्याय के लिए निर्भया के समय में भी उनके साथ खड़ी रहीं और अब भी वो पूरी तरीके से साथ में खड़े होने की बात कर रही हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग इसलिए बने रहिए क्योंकि आपके सामने ये नफरतवादी गलत फोटो लाते हैं, गलत पोस्ट लाते हैं, गलत वीडियो लाते हैं,
गलत बातों के माध्यम से आपको गलत ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। चलते चलते एक फोटो की सच्चाई और आपको बता देता हूं। आप हाथरस की पीड़िता बताते हुए जिसकी फोटो शेयर कर रहे हैं, बगल में ये वाली तस्वीर बहुत शेयर की जा रही है, ये फोटो हाथरस की पीड़िता की नहीं है, इसको शेयर बिल्कुल मत करिए। ये फोटो चंडीगढ़ की मनीषा यादव की है, जिसकी 2 साल पहले बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। तमाम सारी ऐसी भ्रामक चीज़ें सोशल मीडिया से लेकर के ये बीजेपी का IT सेल और तमाम नफरतवादी लोग फैलाते रहते हैं। इस पर आपको निगाह रखनी है। बिना पुष्टि के कोई भी बात का समर्थन या विरोध मत करिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो